हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीओ प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है ये आपका। बुक का नाम है मानव अधिगम संज्ञान को समझना। मानव अधिगम और संज्ञान को समझना, इसका यूनिट 1 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, मीडिया और प्रौद्योगिक। परिचय, इंट्रोडक्शन। मानव व्यवहार को समझना एक जटिल कार्य है। मानव व्यवहार को समझना एक जटिल कार्य है और यह कार्य और भी कठिन हो जाता है यदि हम किसी विशेष व्यवहार के पीछे के कारणों का पता लगाना चाहते हैं। और यह कार्य और भी कठिन हो जाता है अगर हम इसके पीछे के कारणों का पता लगाना चाहते हैं। हमारा व्यवहार ज़्यादातर हमारे चिंतन और अधिगम पर निर्भर करता है। हमारा व्यवहार ज़्यादातर हमारे चिंतन और अधिगम पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर और अधिगम पर निर्भर करता है। सीखना हमारे लिए मौलिक है। सीखना हमारे लिए मौलिक है क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अपूर्णीय हिस्सा है। क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अपूर्णीय हिस्सा है। ये स्वाभाविक रूप से वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के माध्यम से आता है। आमतौर पर लोग अधिगम या सीखने को स्कूल या कॉलेज से जोड़ते हैं। आमतौर पर लोग अधिगम या सीखने को स्कूल या कॉलेज से जोड़ते हैं। हम स्कूल में व्याकरण के नियमों के बारे में सीखते हैं। हम बोर्ड मास भी सीखते हैं और हमारे हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में भी सीखते हैं। ये सब हम स्कूल या कॉलेज में सीखते हैं। लेकिन क्या अधिगम केवल स्कूल तक ही सीमित? भले ही हम उसके लिए लक्ष्य न बना रहे हों। उदाहरण के लिए सशक्तता के दौरान एक सशक्तता तनावग्रस्त हो जाता है और घबरा जाता है। क्या सशक्तता ने इस व्यवहार को सीखने की योजना बनाई और उसे सीखा? हम कह सकते हैं कि अधिगम हमेशा सचेत प्रयास का परिणाम नहीं होता। और हम कह सकते हैं कि अधिगम हमेशा सचेत प्रयास का परिणाम नहीं होता। कभी कभी ये अनजाने में होता है और कभी नहीं भी। कभी कभी अनजाने में होता है और कभी नहीं भी होता। और कभी कभी हम अपने ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार में भी नई चीज़ें जोड़ते हैं। और कभी कभी हम अपने व्यवहार में अपने ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार में भी नई नई चीज़ें जोड़ते हैं। इसमें हमारे पिछले अनुभवों के माध्यम से या दूसरों के अनुभवों से होने वाली हमारी सीख शामिल है। और इसमें हमारे माध्यम से या दूसरों के अनुभव से होने वाली हमारी सीख शामिल है। इसमें वृद्धि और विकास के कारण हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन भी शामिल हैं। और इसमें वृद्धि और विकास के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो भी शामिल हैं। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम अधिगम को अनुकूल कर सकें, जिससे कि हम अधिगम को अनुकूल कर सकें। और यह चिंता की प्रक्रिया के अवरुद्ध करने वाले कारकों को कम करके किया जा सकता है। साथ ही अधिगम में मदद करने वाले तत्वों को अधिक सहयोग दिया जा सकता है। और साथ ही अधिगम में मदद करने वाले तत्वों को अधिक सहयोग दिया जा सकता है। दी गई स्थिति के बारे में सोचिए, क्या इन स्थितियों में अधिगम हो रहा है क्या या नहीं, और क्यों नहीं? थकान के कारण धीरे धीरे चलना, बीमारी के कारण कम खाना। एक शिशु फर्श पर चलना शुरू करता है। थकान के कारण धीरे धीरे चलना, इसमें अधिगम हो रहा है या नहीं? या बीमारी के कारण कम खाना खाना, यह एक शिशु फर्श पर चलना शुरू करता है। चिंतन और अधिगम, थिंकिंग एंड लर्निंग। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में सीखा कि अधिगम व्यवहार में किसी भी बदलाव को संदर्भित करता है। अधिगम व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में किसी भी बदलाव, जो भी चेंजेस होते हैं उसको संदर्भित करता है। इस तरह के बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। और इस तरह के बदलाव के पीछे, इस तरह के चेंजेस के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे पिछले अनुभव या जानबूझकर किया गया अभ्यास। या जैसे कि हमने देखा था कि जो अनुभव से मिला या हमने जो जानबूझकर गलती की उसका अभ्यास। उदाहरण के लिए स्नान घर, बाथरूम में साबुन के पानी पर लापरवाही से पैर रखने वाला बच्चा फिसल सकता है। उदाहरण के लिए बाथरूम में साबुन का पानी था, उस पर लापरवाही से पैर रखने की वजह से बच्चा फिसल सकता है। अगली बार जब भी वो वहाँ पर जाएगा तो उसके लिए वह सचेत रहेगा, उसके लिए वो सावधानी बरतेगा कि हाँ भी पानी का वाला साबुन का पानी है यहाँ, इस पर मैं गिर भी सकता हूँ। तो उसके लिए वो पहले से ही अवेयर हो जाएगा।
ऐसे व्यवहार परिवर्तन अनुभव के माध्यम से आता है। तो ऐसा जो व्यवहार जो चेंजेस आया उसमें बच्चे में, तो वो किससे आया? हमारे अनुभव के माध्यम से आया। जो हमने अनुभव किया उसके माध्यम से आया हमारे अंदर चेंजेस। यदि कोई बच्चा स्केटिंग सीखने के लिए कक्षाएं यानी कोचिंग लेता है और कुछ महीने के अभ्यास के बाद वह स्केटिंग में बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा व्यवहार अभ्यास का परिणाम हो सकता है। अगर कोई बच्चा कोचिंग ले रहा है स्केटिंग सीखने की और कुछ महीने बाद जब वो प्रयास करता रहता है, कंटिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस करता रहता है, तो वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। तो वो किससे आया? हमारे अभ्यास, हमारी प्रैक्टिस के करने से जो आया, तो वो क्या हुआ? हमारा अभ्यास का परिणाम हो सकता है। व्यवहार में दोनों प्रकार के परिवर्तनों को अधिगम कहा जा सकता है। और जब भी हमारे बिहेवियर में दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं, चाहे वो हमारे अनुभव से हों, चाहे वो हमारी प्रैक्टिस से हों, हमारे अभ्यास से हों, दोनों को ही अधिगम कहा जा सकता है। अधिगम एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है, अधिगम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी, रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए। और अधिगम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जो ये हमारे चेंजेस या परिवर्तन हैं वो हमारे अपेक्षाकृत स्थायी, रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए। यानी कि कभी होगा फिर नहीं कि हुए, कभी होगा फिर नहीं हुए, ये परमानेंटली होने चाहिए। इसका अर्थ है कि जो परिवर्तन हुए वो कुछ समय के लिए शिक्षार्थी के साथ ही रहने चाहिए। जैसे कि जो कोई चेंजेस हुए हैं उसमें, तो वो कुछ टाइम के लिए उसके साथ ही रहने चाहिए। नहीं कि बस किया, प्रैक्टिस की, वो अनुभव किया, बट वो फूल जाता है, फिर वो जाता है बच्चा नहाने के लिए, उस पर पैर रखता है, वो फिसल जाता है। तो वो ऐसे नहीं होने चाहिए। वो परमानेंटली कि हाँ भाई वो जा रहा है बच्चा नहाने के लिए, तो उसे पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये साबुन का पानी, मुझे इस पर पैर नहीं रखना है। तो उसके साथ वो कभी टाइम के लिए रहने चाहिए। हालांकि यह समय तय नहीं है और यहाँ पर कोई भी टाइम हमारा फिक्स नहीं है कि कितने टाइम के लिए रहना चाहिए, लेकिन यह क्षण भर के लिए नहीं है। इसमें टाइम फिक्स नहीं है, बट भी फिर भी ये क्षण भर के लिए, मतलब कि थोड़े से ही समय के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए सड़क पर गाड़ी चलाते समय यदि आप किसी अनजान कार को गुजरते हुए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं और उसके दौरान आप एक और अनजान गाड़ी को चलते हुआ देखते हैं, आपके सामने से वो गाड़ी गुजर कर जा रही है और आप उसकी नंबर प्लेट को पढ़ते हैं, और उसकी नंबर प्लेट जो पीछे लगी हुई होती है उसको आप पढ़ लेते हैं उसके नंबर को, बट नंबर प्लेट पर लिखे नंबर को कुछ देर तक ही आप याद रखेंगे, और लेकिन ज़्यादातर तक नहीं, सब थोड़े से टाइम के लिए आपने याद रखा और फिर आप भूल गए। चिंतन और अधिगम पर चर्चा करें। दोनों ही संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। दोनों प्रक्रियाओं के दौरान हमारा दिमाग सक्रिय रहता है। दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान हमारा मन जो है वो सक्रिय रहता है। हम कह सकते हैं कि चिंतन अधिगम का एक हिस्सा, हम कह सकते हैं कि चिंतन जो हमारी सोच है वो अधिगम का ही एक पार्ट है। चिंतन की प्रक्रिया के दौरान हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। चिंतन की प्रक्रिया के दौरान अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और कुछ सीखते समय हम अपने शरीर और हृदय के साथ अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। और कुछ सीखते समय हम अपने शरीर के साथ अपने हृदय और अपने मस्तिष्क यानी दिल का और दिमाग का दोनों का उपयोग करते हैं। इस संबंध को दिए गए वेन आरेख का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। यह हमें दे रखा है अधिगम और उसके में रेड कलर का दे रखा है मैं चिंतन, मतलब कि अधिगम का ही पार्ट क्या है? चिंतन, सोच। अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोण। समय के साथ अधिगम की परिभाषा और अर्थ में कुछ परिवर्तन हुए। टाइम के अकॉर्डिंग अधिगम में उसकी परिभाषा और अर्थ में कुछ चेंजेस हुए हैं। इसे विभिन्न मानववैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तरह से समझाया गया है। इसे विभिन्न मानववैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरह से समझाया गया है। फर्स्ट इज अधिगम का व्यवहारिक दृष्टिकोण, बिहेवियर व्यू ऑफ लर्निंग। व्यवहारवादियों के अनुसार तथ्यों, अवधारणाओं और कौशलों का अधिग्रहण ही अधिगम है। व्यवहारवादियों के अनुसार अवधारणाओं, तथ्यों, कौशलों का अधिग्रहण ही अधिगम है। इनके अनुसार उद्दीपन और संबंधित अनुक्रियाओं का आपस में संबंध महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस का आपस में संबंध महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादियों का मानना है कि लॉग ड्रिल और निर्देशित अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। इस प्रकार के सीखने की एक महत्वपूर्ण विशेषता पुनरावृत्ति दोहराई है। मतलब कि पुनरावृत्ति मतलब दोहराई, मतलब जिसको रिपीटेशन में हम करते ना, उसको याद करते ना है, तो वो होती है दोहराई यानी कि पुनरावृत्ति। अवधारणाओं, उदाहरणों और प्रक्रिया की पुनरावृत्ति
यह एक नाटक प्रदर्शन की तरह ही पूर्व अभ्यास रिहर्सल के माध्यम से एक कौशल या ज्ञान के अधिग्रहण को बढ़ावा देता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहें तो वो चीज़ हमें याद रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने मैथ के सवाल ले लीजिए। अगर आप मैथ कर रहे हैं तो उसके अगर आप सवाल को सॉल्व करेंगे, 1 टाइम करेंगे और फिर आप छोड़ दें उसको 1 मंथ के लिए, तो आप फॉरगेट हो जाएंगे। बट आप उसको 1 वीक में, फिर 1 वीक के बाद फिर 1 मंथ पर उसको रिपीट करते रहते हैं। रिपीटेशन में आप उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में करते रहते हैं तो वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहते हैं। बट आप एक बार करके और फिर उसे छोड़ देते हैं तो वो आप भूल जाते हैं। जैसे कि अभी आपने नंबर प्लेट का उदाहरण देखा था ऊपर। गणित के पहाड़ों को दिन ब दिन दोहराने से पारंपरिक पद्धति से सीखना अधिगम के इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण। जैसे कि देखो इसमें दे रखा है गणित के पहाड़े, यानी मैथ में जो टेबल होती हैं उसको आप दिन ब दिन याद करते रहते हैं, उसको दोहराते रहते हैं तो वो आपको याद रहते हैं। नंबर 2, अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग। सीखने का एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। और सीखने का एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि एक सक्रिय प्रक्रिया सटीक तथ्य, ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए संविधानपूर्वक नियोजित रणनीतियों और सचेत प्रयासों का परिणाम अधिगम होता है। और सटीक तथ्य, ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए संविधानपूर्वक केयरफुली नियोजित रणनीतियों और सचेत प्रयासों का परिणाम ही अधिगम है। संज्ञानात्मक सिद्धांतकारकों का मानना है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि यह व्यवहार परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है। संज्ञानात्मक सिद्धांतकारकों का मानना है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। सीखना एक लर्निंग एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है क्योंकि यह व्यवहार परिवर्तन तक ही सीमित नहीं, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर के चेंज में तक ही सीमित नहीं है। यह व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचनाओं में परिवर्तन लाता है और यह व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचनाओं में भी चेंजेस लाता है। 3 मनोवैज्ञानिक रचनावादी दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव व्यू। एक अन्य विचारधारा ज्ञान के सक्रिय निर्माण में विश्वास करती है। एक अन्य विचारधारा ज्ञान के सक्रिय निर्माण में विश्वास करती है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षार्थी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर ज्ञान का निर्माण करता है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षार्थी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया में काम करके ही इस दुनिया की समझ बनाता है और वे वास्तविक दुनिया में काम करके ही इस दुनिया की समझ बनाता है और अनेक गतिविधियां करने से पूर्व ज्ञान का निर्माण और उसका पुनर्निर्माण होता है। और अनेक गतिविधियां करने से ही पूर्व ज्ञान का निर्माण और उसका पूर्ण निर्माण होता है। इसी तरह नई सीख पहले से सीखी गई अवधारणाओं से जुड़ जाती है और इसमें ही जैसे हमने जो पहला सीखा था और जो हमने अब सीखा वो दोनों मिलके उसमें इन अवधारणाओं में जुड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी अपने ही अधिगम ज्ञान का मालिक होता है और परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं शिक्षार्थी जो है वो अपने ही अधिगम और अपने ही जो उसका ज्ञान है उसका खुद ही ऑनर होता है, खुद ही मालिक होता है। इसे मनोवैज्ञानिक रचनावाद के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा कोविड-19 महामारी के दौरान अखबारों में विज्ञापन पढ़ता है और सभी को मास्क पहना देखता है, वह मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथ धोने के कारणों का अनुमान लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई बच्चा है और कोविड-19 की महामारी के दौरान वह अखबारों में, न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखता है कि वो मास्क लगाए हुए लोग, और फिर वो क्या करता है, नियमित रूप से मास्क पहनने और हाथ धोने के कारणों का अनुमान लगा सकता है। और यह दर्शाता है कि बच्चे दी गई जानकारी के परे भी सोच सकता है। और ये बताता है जब वो बच्चा जितना उसमें देखा, हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग वह अनुमान लगा सकता है कि भाई हाँ मास्क लगाना है और हमें टाइम टू टाइम हाथ धोने। तो वो उससे ये हमें पता चलता है, ये दर्शाता है कि बच्चा जो जानकारी दी गई है उसके परे भी, उसके ऊपर भी सोच सकता है और विचारों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया के माध्यम से वह मुद्दे की अपनी समझ बनाता है और विचारों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया के माध्यम से वे अपने मुद्दे की अपनी समझ बनाता है और इसीलिए सीखता है और इसीलिए वे लर्निंग करता है। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण,
सीखने का एक अन्य दृष्टिकोण सामाजिक रचनावाद है। सीखने का और एक अन्य दृष्टिकोण क्या है? सामाजिक रचनावाद। और इसका मत है कि अधिगम सामाजिक रूप से निर्मित सर्जित अवसरों के माध्यम से होता है। और इसका मत है कि अधिगम सामाजिक रूप से निर्मित सर्जित अवसरों के माध्यम से होता है। हम अलगाव में नहीं रहते हैं, हम अलगाव में नहीं रहते हैं, हम समाज का एक हिस्सा हैं। और हम क्या हैं? समाज का एक हिस्सा हैं। इसलिए व्यक्ति के सीखने में समाज की भूमिका को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए व्यक्ति के सीखने में समाज की भूमिका को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारी सामाजिक अतः क्रिया, सांस्कृतिक साधन और गतिविधि हमारे व्यक्तिगत विकास और सीखने को आकार देती हैं। हमारी सामाजिक क्रिया, सांस्कृतिक साधन और गतिविधि हमारे व्यक्तिगत विकास और सीखने को आकार देती हैं। यह व्यक्तिगत शिक्षा की तुलना में लोगों के बीच एक सामान्य चेतना के निर्माण पर अधिक केंद्रित है। और यह है व्यक्तिगत शिक्षा की तुलना में लोगों के बीच एक सामान्य चेतना के निर्माण पर अधिक केंद्रित है। 50 सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ लर्निंग। जैसे कि शीर्षक से ही संकेत मिलता है, यह मानवतावाद या मानव होने पर आधारित है। यह मानवतावाद या मानव होने पर आधारित है। यह दृष्टिकोण मानवता की मूल बातों को ध्यान में रखता है। और यह दृष्टिकोण मानवता की मूल बातों को ध्यान में रखता है। और इस विचारधारा का मानना है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति सीखने में सक्षम है। और ये विचारधारा का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति, हम में से प्रत्येक व्यक्ति सीखने में सक्षम है, लेकिन अपने तरीके से। हर व्यक्ति सीखने में सक्षम है, बट अपने अकॉर्डिंग। हम सभी का सीखने का एक खास और अद्वितीय पैटर्न है। यह पैटर्न विशेष होने के साथ साथ एक तरह से समान भी है। और ये विशेष होने के साथ साथ एक तरह से समान भी है। हम सभी को प्रेम और शांति चाहिए। जैसे कि हमें सभी को प्रेम और शांति चाहिए। यदि एक शिक्षार्थी को प्यार से पाला जाता है तो परिणाम भी प्यार होगा। हम कह सकते हैं कि एक शिक्षार्थी को प्यार से पाला जाता है तो उसका परिणाम भी क्या होगा? प्यार ही होगा। सीखने का यह दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी के केंद्रीय स्थान पर जोर देता है। और सीखने का यह दृष्टिकोण सीखने की प्रोसेस में शिक्षार्थी के केंद्रीय स्थान पर जोर देता है। सीखने के विभिन्न दृष्टिकोणों के ज्ञान और समझ से शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया को सार्थक तरीके से नियोजित डिज़ाइन करने में मदद मिल सकती है। यह बेहतर शिक्षण वातावरण की योजना बनाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। और इससे हमें ये पता चलता है कि अधिगम की प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग थिंकिंग एंड लर्निंग। चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।